साथियों नमस्कार। जिस तरह से लगातार आप सब अड्डा से जुड़ रहे हैं उससे हमारे अड्डा की रौनक तो बढ़ी ही है, इससे हमारी बहुत हौसला अफजाई भी हुई है। तो ऐसे ही हमारे अड्डा पर आते रहिए और केवल अकेले नहीं, अपने मित्रों, अपने साथियों, दोस्तों से भी कहिए हमसे जुड़े। जितना आप हमसे जुड़ेंगे उतना हमारे अंदर ये हौसला होगा कि हम नए नए विषय पर आपसे विश्लेषण करें, अपने विचार साझा करें। आप भी हमें अपने विचार बताइए और अपने सुझाव भी दीजिए। फिलहाल आज का ये छोटा सा अड्डा यह समझने के लिए कि क्यों इतने समय से एनडीए में मंत्री के रूप में शरीक हुए पशुपति पारस को आखिरकार लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि चाचा पासवान को छोड़ दिया जाए और भतीजे पासवान को साथ ले लिया जाए। साथियों, ये तो आप सब जानते होंगे कि जब कद्दावर बिहार के नेता, कई बार के सांसद, कई बार के केंद्रीय मंत्री और अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो माने गए रामविलास पासवान का देहांत हुआ, तो उनकी पार्टी में या यूं कहें उनके परिवार के अंदर कौन रामविलास पासवान की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा, पार्टी का जो के सारे मसले हैं, वो पार्टी पर जो नियंत्रण है, मैं कब्जा तो नहीं कहूँगी, लेकिन पार्टी के में वर्चस्व किसका रहेगा, इसको लेकर पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान, ये चाचा भतीजे में काफ़ी दिनों तक खींचतान की स्थिति बनी रही। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही खेमे नरेंद्र मोदी से, एनडीए से जुड़े रहना चाहते थे, लेकिन उनके आपस की जो खींचतान थी वो काफ़ी ज़्यादा एक गंभीर रूप लेती चली जा रही थी। आखिरकार 2021 में स्वर्गीय रामविलास पासवान के देहांत के बाद पशुपति पारस ही जो लोक जनशक्ति पार्टी का एक धड़ा है उसका नेतृत्व उन्होंने संभाला और एनडीए में शामिल हो गए, उन्हें मंत्री पद भी मिला। पशुपति पारस के साथ आने का संभवतः सबसे बड़ा कारण ये था कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे तो हैं, लेकिन उस समय पार्टी के जो सभी सांसद थे वो एनडीए के साथ पशुपति पारस के खेमे की ओर आ गए थे। यानी जो सांसद थे उनकी पार्टी के, वो सब पशुपति पारस के साथ लोकसभा में बीजेपी के सहयोगी बन गए। और ये ध्यान रखिए साथियों कि उस वक्त आसपास कोई चुनाव वगैरह नहीं था, तो ये एक शिफ्ट था केवल पार्टियों का, उसमें लोगों के पास जाकर मैंडेट लेने वाली कोई बात उस स्थिति में नहीं थी। कुछ समय के लिए चिराग पासवान देखा जाए तो बिहार की राजनीति में अकेले पड़ गए, क्योंकि पार्टी के बहुत से ज़्यादातर पदाधिकारी और सांसद खास तौर पे पशुपति पारस की तरफ चले गए और चिराग पासवान बिहार की राजनीति में अपनी एक कारगर भूमिका को तलाशने में जुटे रहे। अब आते हैं पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर। यह तो आपने देख ही लिया साथियों कि पशुपति पारस इस बात से काफ़ी नाराज़ हो गए कि चिराग पासवान को एनडीए में शामिल करवाने के बाद जो 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई हैं वो चिराग पासवान के खेमे को अलॉट कर दी गई हैं। यानी एक तरह से लोक जनशक्ति पार्टी में एनडीए के चेहरे के तौर पे अब चिराग पासवान ही प्रोजेक्ट होंगे, वही सामने रहेंगे अपने पार्टी के मुखिया के तौर पे। और इसीलिए पशुपति पारस ने मंत्री पद से त्यागपत्र भी दे दिया और एनडीए को छोड़ देने का ऐलान किया है। अब आप ये सवाल हो सकता है सबके मन में कि एक व्यक्ति जो आपकी पार्टी के साथ था, उसके सांसद भी थे, तो इस समय चुनाव से पहले उसके जाने को, उसे जाने देना, उसे रोकने का प्रयास न करना और उसका जो विरोधी खेमा था, जो उसको चैलेंज कर रहा था, उसको साथ लेने में क्या राजनीतिक रूप से बुद्धिमानी है। सीधी सी बात है साथियों, जैसा मैंने पहले कहा, जब पशुपति पारस एनडीए में शामिल हुए, मंत्री बने, उस समय बिहार में या केंद्र में
तब तक कोई ऐसा चुनाव की स्थिति नहीं थी। लेकिन अब लोकसभा के चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है, और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने ये देख लिया है कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी, जो पासवान समाज है, पासवान जाति है, उसके मतदाताओं में लोक जनशक्ति पार्टी की बहुत ही मजबूत पकड़ है। ये रामविलास पासवान जी के समय से ये तैयार हुआ है, ये वोट बैंक जो है। और वो वोट बैंक कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो ज़मीन का फीडबैक है वो ये बताता है कि वो जो पासवान वोट बैंक है वह मोटे तौर पर चिराग पासवान को ही स्वर्गीय रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में देख रहा है। यानी वैसे तो रामविलास पासवान की लेगेसी के लिए पशुपति पारस ने भी उतना ही दावा किया है, और उन्होंने इमोशनल होकर यह भी कह दिया कि चाहे भतीजे के खिलाफ लड़ना पड़े या किसी के भी खिलाफ, वो हाजीपुर की लोकसभा से जरूर चुनाव लड़ेंगे। क्या ये होता है कि नहीं, ये कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये जमीन से फीडबैक बहुत साफ हो गया है कि संसद में भले ही सांसद उस समय पशुपति पारस के साथ हालात को देखकर चले गए हों, लेकिन बिहार में विशेष रूप से पासवान समाज में चिराग पासवान को ही रामविलास पासवान की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तराधिकारी के तौर पे देखा जा रहा है। पहला कारण। दूसरा कारण ये है साथियों कि इस दौरान चिराग पासवान भी राजनीतिक दृष्टि से समझा जा रहा है कि कुछ हद तक वो भी मैच्योर हो गए हैं, उनमें भी गंभीरता आई है, वो भी राजनीति की जो पेचीदगियां हैं उसको बेहतर समझने लगे हैं। और इसलिए वो जब अपनी पार्टी के मुखिया के तौर पर सामने जाएंगे एनडीए के पाले से, तो निश्चित रूप से एनडीए को चाचा के बजाय चिराग में ज्यादा फायदा होगा। और एक आखिरी बात साथियों, देश के कई अन्य राज्यों की तरह बिहार की राजनीति में भी एक जनरेशनल चेंज, एक पीढ़ी का बदलाव होने लगा है। आप देख ही रहे हैं कि लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी के होने के बावजूद भी हैंड्स ऑन जिसे हम कहते हैं, यानी रोजमर्रा के कामकाज को देखा जाए तो कुल मिलाकर के इस समय तेजस्वी ही आरजेडी के कारगर मुखिया बन चुके हैं, वही आरजेडी का चेहरा है। और यही नहीं, अन्य पार्टियों में भी धीरे धीरे बिहार का युवा जो है वो अपनी भूमिका को तलाश रहा है। राजनीति में ये जो पीढ़ी का बदलाव है ये अवश्यम भावी होता है, इसे कोई रोक नहीं सकता, और जो इसे सही समय रहते ना इसके मुताबिक खुद को ढाले उसको आगे चल के नुकसान हो सकता है। अब पशुपति पारस साहब 71 वर्ष के हैं, बेशक उनका अभी राजनीतिक जीवन आगे होगा, लेकिन चिराग पासवान उस युवा बिहारी जनरेशन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने की स्थिति में हैं। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के नेता ना हो, लेकिन एनडीए के पाले से जब वो एक युवा नेता के तौर पे सामने लाए जाएंगे तो बिहार की राजनीति में जो युवा चेहरों की, डायनामिक युवा चेहरों की ज़रूरत महसूस की जा रही है, कहीं ना कहीं उस दृष्टिकोण से भी चिराग को लेना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि बूंद बूंद से सागर बनता है। यही चीज़ एनडीए के नेता, एनडीए के तमाम जो टॉप लीडरशिप है एनडीए की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि जहां से जो भी वोट जोड़े जा सकते हैं उसको ज़रूर जोड़ना चाहिए, ताकि ये जो बार बार एक इतना बड़ा टारगेट 400 पार का दिया जा रहा है, पार्टी उसके करीब और उस स्केल तक पहुंचने की स्थिति में हो। तो देखते हैं चाचा पासवान को छोड़कर भतीजे पासवान को लेना वोट के लिहाज से मतदान के समय किस रूप में सामने आता है। देखते रहिए।